Hello, good evening, everyone. Good evening to all of you. Hello, everyone. Hello, Aman. Hello, Jakir. Hello, everyone. So, everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? सर आप खाना कब खाते हो? खाना क्लास के बाद। खाना क्लास के बाद। हम्म। तो खाना खाया जाएगा क्लास के बाद। हेलो एवरीवन। एक बार सभी लोग बेटा कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। और अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो देन वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना लीनियर मेजरमेंट का डिस्कशन स्टार्ट किया। और लीनियर मेजरमेंट में हम लोगों ने कुछ बेसिक डिस्कशन कर लिया है स्केल से रिलेटेड। और आई होप दैट डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो फिर आगे बातचीत करते हैं। तो एक टॉपिक हमारा है दैट इज द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। वर्नियर स्केल का कंसेप्ट क्या होता है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द वर्नियर स्केल। इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाई वन। तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन आ गए सभी लोग, और शुड वी वेट 1 मिनट और 2 मिनट सो दैट सभी लोग ज्वाइन कर लें? तो गेट का रिजल्ट चेक किया तुम लोगों ने? जिन लोगों ने गेट 2023 में पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने भी गेट 2023 में अटेम्प्ट लिया था, हैव यू चेक्ड योर रिजल्ट? तो यू ऑल कैन शेयर योर रिजल्ट विद मी, नो मैटर। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आया बहुत अच्छी बात है, और रिजल्ट अगर नहीं भी आ पाया है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से मेहनत करेंगे, साथ मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है गेट 2023 का तो आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अभी ओपन नहीं हो पाया है? कोई बात नहीं, ओपन कर लेना, फिर देख के रिजल्ट शेयर करना मेरे साथ, जो जैसा भी रिजल्ट आया है। अच्छा, क्वालिफाई नहीं हो पाया? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा से तैयारी करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से, पहले से बेहतर तैयारी करेंगे और अगली बार रिजल्ट लाएंगे। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में भी हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, अपने लीनियर मेजरमेंट के डिस्कशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ और अच्छी अच्छी बातें समझेंगे लीनियर मेजरमेंट के बारे में। सो इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे लीनियर मेजरमेंट की। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मेन जो डिस्कशन होगा हमारा दैट विल बी रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस। और डिस्टेंस में भी अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट विल, ऐसा नहीं कि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की करेंगे। आगे बातचीत हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की भी करेंगे लेवलिंग में। तो वन बाय वन वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। तो अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं चैन और टेप को। तो चैन और टेप की स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम लोग। और इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब कभी भी आप कोई सर्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ चैन सर्वे, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि केवल हम चैन ही यूज़ करने वाले। चैन के साथ साथ भी हमें और भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो कि हम चैन सर्वे में अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो जिसको आप बोल सकते हैं एसओ सीरीज। एसओ सीरीज, यस। सो एसओ सीरीज कौन कौन से और भी सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं इन द केस ऑफ चैन और टेप सर्वे, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है। चलिए अगला डिस्कशन कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज के बाद हम लोग बातचीत करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग। चैन सर्वेइंग की वर्किंग देखेंगे, कैसे चैन सर्वेइंग की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं फील्ड में और उस डेटा को कैसा रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैन सर्वेइंग। और करेक्शंस की भी बात करेंगे कि अगर हमारे मेजरमेंट में किसी भी रीजन से कोई एरर हो रही है तो एरर और करेक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखो कोई भी मेजरमेंट करोगे तो चांसेस ऑफ एरर हैं कि नहीं है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लो,
जो भी अगर आप मेजरमेंट करोगे, क्या आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं? किसी भी मेजरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट की बात कर लें, एंगुलर मेजरमेंट की बात कर लें, तो क्या हम 100% एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं? तो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब है आइडियल मेजरमेंट, और आप सभी को पता है कि आइडियल चीजें पॉसिबल नहीं है। तो भले ही कुछ एरर हो, भले ही कम एरर हो, बट एरर तो होगी। यस और नो? कई बार वो एरर होती है, कई बार वो एरर होती है ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। तो देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ द एरर इन अवर सर्वे वर्क। कई बार ऐसा होता है कि हम एज ए सर्वेयर हम कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ हमारे साइड से मिस्टेक हो जाती हैं। कई बार इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, नेचुरल कॉज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट में एरर हो जाती है। तो जैसे जैसे हम एक्यूरेट अपने प्रिसीजन को इम्प्रूव करते हैं, और जैसे जैसे हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, तो हम उस एरर को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करते हैं। अगर आपने जीपीएस यूज़ किया हो अपने मोबाइल में, अगर आपने किसी को अपनी लाइव लोकेशन भेजी हो, जनरली बहुत कॉमन हम अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, लाइव लोकेशन या, तो आप देखेंगे कि जीपीएस की हेल्प से भी जब आप मेजरमेंट करेंगे तो उसमें नीचे लिख के आएगा एक्यूरेट अप टू 1 मीटर, एक्यूरेट अप टू 5 मीटर, एक्यूरेट अप टू 20 मीटर। यस और नो? तो 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर, जब हम डिस्टेंस को चैन से मेजर कर सकते हैं, तो फिर आप टेप के बारे में क्यों बता रहे हैं? और जब आप डिस्टेंस को चैन और टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, तो फिर आगे चल के आप ईडीएमआई टोटल स्टेशन के बारे में बातचीत क्यों करेंगे? तो बेटा देखो, मैंने क्या बोला, पूरे सर्वेइंग में आपको दो तरीके के मेजरमेंट करने हैं, एक हमारा लीनियर मेजरमेंट है, एक एंगुलर मेजरमेंट है। जरूरी नहीं है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ा हो वही इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हो। हर इंस्ट्रूमेंट आपके पास एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब कब किस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं कि चैन सर्वे यूज नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कि टेप सर्वे यूज नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कि ईडीएम भी नहीं यूज होता है। हर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, सब सर्वे वर्क के लिए यूज होते हैं, बट सभी जगह केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, ये हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, सबके रिसोर्सेज अलग अलग हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सर्वे नहीं करना है, मुझे किसी भी जगह की बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, रफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, बहुत कम टाइम में इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो मैं बहुत डिटेल्ड और एडवांस सर्वे की तरफ क्यों जाऊंगा? क्योंकि जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना हाईटेक इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना सफिस्टिकेटेड आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना एडवांस इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी कॉस्ट भी तो होगी। यस और नो? अब मान लीजिए कॉस्ट, मेरे को ज़्यादा कॉस्ट नहीं खर्च करना है, मेरे को ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है डेटा कलेक्शन के लिए, तो उस समय मैं मेजरमेंट के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करूंगा जो कि कॉस्ट वाइज कम हो। तो इसलिए हमारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, हम सभी इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग के बारे में समझ रहे हैं। फील्ड में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं चैन और टेप से। इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं चैन और टेप से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। तो कुछ एक कॉमन आपके डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं कि सर, एक ही क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? आई होप आई हैव आंसर्ड दिस पॉइंट। तो ये टॉपिक हैं जो हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। टेप करेक्शंस के बारे में बात करेंगे और लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट के बारे में भी बातचीत करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं वर्नियर स्केल का। अभी स्केल वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्नियर स्केल।
चलिए, तो देखो समझो समझो कंसेप्ट क्या होता है वर्नियर स्केल का। आप सभी ने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इस तरीके का एक स्केल यूज किया होगा। याद है? तो ये 1 सेंटीमीटर होता था, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अप टू 15 सेंटीमीटर। इस तरीके का एक स्केल यूज किया था आपने। आवाज कम है? बाकी लोग कंफर्म कर दो बेटा, ऑडियो क्लियर है? व्हाट अबाउट अदर्स? क्रांति को आवाज कम आ रही है, व्हाट अबाउट अदर्स? एक बार पहले सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो क्लियर है, ठीक है बेटा। अगर किसी को कभी कोई दिक्कत आती है, कल भी मैंने मेंशन किया था, तो एक बार आप ना रिफ्रेश कर लिया करो। एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, कभी कभी होता है कोई कनेक्शन इशू होता हो सकता है, जिसकी वजह से आप तक पर्टिकुलर मेरी आवाज ना पहुंच रही हो। थोड़ा वॉइस कम है। अभी देखो, अब सही है? अभी सही है? तो ये स्केल हम लोग यूज करते थे। अगर मैं बोलूं इस स्केल से मिनिमम कितना मेजरमेंट आप कर सकते थे, कोई मुझे बताएगा? अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग ये स्केल यूज करते थे, तो इस स्केल से मिनिमम कितनी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं? इस स्केल से हम मिनिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं कि सर इस स्केल से मिनिमम मैं 1 mm की डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूं 1/10 ऑफ 1 mm, अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूं 1/10 ऑफ 1 mm, तो क्या इस स्केल की हेल्प से मैं ये डिस्टेंस जो कि 1/10 ऑफ 1 mm है, ये मेजर कर सकता हूं? टेल मी। तो फॉर एग्जाम्पल एक कोई एक लाइन थी जो कि मैं मेजर करना चाह रहा था। लेट्स से दिस इज द लाइन ए बी, और ये जो थी, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 पॉइंट, लेट्स से 10 सेंटीमीटर, और 54 mm, 10.54 सेंटीमीटर, 10.54 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। क्या इस डिस्टेंस को मैं इस स्केल की हेल्प से मेजर कर सकता हूं? प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस स्केल को यूज करूंगा, तो या तो मैं 0.5 mm मेजर कर पाऊंगा, या इसके बाद सीधे 1 mm मेजर कर पाऊंगा। यस और नो? 1 सेंटीमीटर मेजर कर पाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। तो तुम्हें नहीं लगता है जो मिनिमम क्वांटिटी हम किसी स्केल से मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लीस्ट काउंट? तो अगर मैं बोलूं लेट्स से दिस इज योर मेन स्केल, अगर मैं बोलूं आपसे मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट उस मेजरमेंट की आप बात कर रहे हो, उस वैल्यू की बात कर रहे हो जो मिनिमम मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो उस स्केल की हेल्प से। सो व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल? 1 mm। अगर मुझे 1 mm से कम की कोई वैल्यू मेजर करनी है, तो उसके लिए अब मुझे चाहिए होगा एक सेकेंडरी स्केल। एक सेकेंडरी स्केल की रिक्वायरमेंट है, और उस सेकेंडरी स्केल का जाहिर सी बात है जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm से कम होना चाहिए। वीडियो लैग कर रहा है? कंफर्म करो भाई, बाकी लोग वीडियो सही है? बाकी लोग कंफर्म करिए वीडियो सही है? क्या हो रहा है ये? कभी किसी को ऑडियो लैग कर रहा है, कभी किसी को वीडियो लैग कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
सही है। एक बार रिफ्रेश कर लिया करो प्लीज़ यार, ऐसे क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्कशन हम लोग डिस्कशन से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रहा करे तो जरूर मेंशन करो चैट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, अदरवाइज इस तरीके से फिर हमारा डिस्कशन क्या होता है, इंटरप्ट होता है, और जो टॉपिक की इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं फिर हम मिस कर देते हैं। क्लियर है बेटा? तो अब जो हम सेकेंडरी स्केल यूज करेंगे उसका लीस्ट काउंट मेन स्केल से कम होना चाहिए, मानते हो कि नहीं? उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो मेन स्केल से कम होना चाहिए। तो जो फाइनल मेजरमेंट होगा, या मैं लिखूं एग्जैक्ट मेजरमेंट, में कैसे लिख सकता हूं, किसी भी डिस्टेंस को अगर मैं मेजर कर रहा हूं, तो नाउ हाउ कैन आई राइट द एग्जैक्ट मेजरमेंट दैट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल से आप जितना मेजर कर पा रहे हैं प्लस जितने डिवीजन हैं, या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। क्या इस तरीके से मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट को डिफाइन कर सकता हूं? मान लो 5 यूनिट आपने मेजर करी, 5 यूनिट मेजर करी आपने वर्नियर स्केल। सेकेंडरी स्केल के लिए हम लोग बेटा यूज करते हैं वर्नियर स्केल। सेकेंडरी स्केल के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्नियर स्केल। तो मान लो मेन स्केल की जो रीडिंग थी और 5 डिवीजन या लीस्ट काउंट जो था आपके वर्नियर स्केल का, वो आपने 5 यूनिट मेजर किया, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर विल बी इक्वल टू द एग्जैक्ट मेजरमेंट, यस और नो? तो ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग हो गई, ये आपकी सेकेंडरी स्केल की रीडिंग हो गई। इसकी हेल्प से आप प्रॉपरली इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है सेकेंडरी स्केल का, ये कंसेप्ट होता है सेकेंडरी स्केल का। तो यहां पर हमें बहुत लिमिटेड वे में वर्नियर स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। गेट में तो ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ईएससी की अगर बात करें तो वहां पर इनकी स्पेसिफिकेशन या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलते हैं। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि सेकेंडरी स्केल का कंसेप्ट क्या होता है। अब आते हैं वर्नियर स्केल के कंसेप्ट में। तो वर्नियर स्केल, हमारे पास कौन कौन से वर्नियर स्केल होते हैं? पहला होता है डायरेक्ट वर्नियर। पहला होता है डायरेक्ट वर्नियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो डायरेक्ट वर्नियर क्या स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, तो द डायरेक्ट वर्नियर डिवीजन विच आर स्लाइटली शॉर्टर देन, मान लो वर्नियर के डिवीजन को, वर्नियर के एक डिवीजन को मैं स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मेन स्केल के एक डिवीजन को, मेन स्केल के एक डिवीजन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां पर स्पेसिफिकेशन जरा ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट वर्नियर जो होता है उसमें क्या होता है, वर्नियर का जो डिवीजन होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो क्या मैं ये रिलेशनशिप लिख सकता हूं? एज पर दिस स्पेसिफिकेशन, क्या मैं ये रिलेशनशिप लिख सकता हूं कि द डिवीजन ऑफ द वर्नियर और द डिवीजन ऑफ द डायरेक्ट वर्नियर विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल? बोलो भाई। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट वर्नियर का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, एन डिवीजन ऑफ द ऑन द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अगर ये कंडीशन है कि वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कम है, तो n डिवीजन जो होंगे वर्नियर के वो बराबर होंगे n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्योंकि मेन स्केल का जो डिवीजन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, एज इट इज ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो सिंपली दे आर गोइंग टू आस्क व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट वर्नियर। तो आपको पता है कि डायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर का डिवीजन कम होता है एज कंपेयर टू द मेन स्केल। एन डिवीजन ऑफ जो वर्नियर होंगे वो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होंगे। और अगर आपको डायरेक्ट वर्नियर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, मिनिमम कितना डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल की हेल्प से, तो वो होगा S/N।
तो केवल आपको ये चेक करना है कि जो वर्नियर आप यूज कर रहे हैं वो अगर डायरेक्ट वर्नियर है, जो वर्नियर आप यूज कर रहे हैं अगर वो डायरेक्ट वर्नियर है, तो कितने डिवीजन मेन स्केल के और कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के इक्वल आ रहे हैं। यू नीड टू चेक दिस कंडीशन, यू नीड टू चेक दिस कंडीशन। एक काम करो, एन की वैल्यू 10 पुट करो, आपको एक सेकेंडरी स्केल दिया गया। सबसे पहली बात तो सर मुझे ये कैसे पता चलेगा वो डायरेक्ट वर्नियर है। डायरेक्ट वर्नियर के केस में मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कैलिब्रेशन, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो कैलिब्रेशन होता है बेटा वो सेम डायरेक्शन में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अब ये सर कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये येलो वाला मान लो मेन स्केल है तो इसकी रीडिंग है 0 1 2 3, और ये वाइट वाला मान लो तुम्हारा वर्नियर स्केल है, ये वाइट वाला वर्नियर स्केल है तो इसकी रीडिंग है 0 1 2 3। आप जरा ध्यान से देखोगे तो सेम डायरेक्शन पे मूव करने पे दोनों में रीडिंग्स इंक्रीज कर रही हैं। सेम डायरेक्शन में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो वर्नियर की भी रीडिंग्स इंक्रीज कर रही हैं और मेन स्केल की रीडिंग्स भी इंक्रीज कर रही हैं। ये मतलब होता है कैलिब्रेशन इन द सेम डायरेक्शन, ये मतलब होता है कैलिब्रेशन इन द सेम डायरेक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो बेटा, ये बात क्लियर है सभी को? तो 4 पॉइंट मैंने यहां पर डिस्कस किए, एज इट इज आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट वर्नियर के केस में वर्नियर का जो डिवीजन होगा वो मेन स्केल के डिवीजन से थोड़ा सा कम होगा, स्मॉल होगा। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होंगे वो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होंगे। मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो कैलिब्रेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, और लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर जो होता है वो S/N होता है। याद रहेंगे ये चारों पॉइंट, ये चारों स्पेसिफिकेशन डायरेक्ट वर्नियर की आपको याद रहेंगी? यस और नो? कंफर्म कर दो बेटा एक बार चैट बॉक्स में। तो डिस्कशन इसमें बहुत ज़्यादा है, बट मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस टॉपिक का जिस भी कंसेप्ट का जितना वेटेज है, जो फ्रिक्वेंसी है, उसी हिसाब से हम अपना टाइम उसमें क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं बेसिकली आपका ईएससी और स्टेट एई और जेई में इससे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। गेट में अब तक वर्नियर का कोई सवाल नहीं आया है। तो इफ इन केस अगर कोई बेसिक सवाल आता भी है, क्लियर है, सब जगह सारे वर्नियर का लीस्ट काउंट यही होता है, चिंता मत करो, अभी आ जाएगा। सारे वर्नियर का लीस्ट काउंट यही होता है, डोंट वरी फॉर दैट। सारे वर्नियर का लीस्ट काउंट यही होगा, चिंता मत करो। चलें फिर आगे बातचीत कर लें। तो आई होप डायरेक्ट वर्नियर के बारे में आपको काफी जानकारी हो गई, जितनी जानकारी रिक्वायर्ड थी। कैन वी मूव फर्दर? बेटा अगला जो वर्नियर हमारा होता है दैट इज द रेट्रोग्रेड वर्नियर। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसके भी हमें फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना है। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर की अगर बात करें तो इसका जो कैलिब्रेशन होगा, इसका जो कैलिब्रेशन होगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, वो होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर लेफ्ट से राइट मूव करने पे मेन स्केल की रीडिंग इंक्रीज करेंगी तो वर्नियर की रीडिंग जो होंगी वो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेंगी। कैलिब्रेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कैलिब्रेशन के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा हम कौन सा वर्नियर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वर्नियर यूज कर रहे हैं या रेट्रोग्रेड वर्नियर यूज कर रहे हैं या और किसी टाइप का वर्नियर यूज कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो वर्नियर का जो डिवीजन होता है वो स्लाइटली लॉन्गर देन होता है डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो मैं लिख सकता हूं n डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल।
एन डिवीजन ऑफ वर्नियर विल बी इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और लीस्ट काउंट इसका भी क्या हो जाएगा, S/n। तो वही पॉइंट है, रेट्रोग्रेड वर्नियर की अगर बात करें तो कैलिब्रेशन मेन स्केल और वर्नियर स्केल का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होंगे वो n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होंगे, और वर्नियर का जो डिवीजन हो स्लाइटली ग्रेटर देन होगा डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन और लार्जर देन द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू S/n। लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू S/n। क्लियर है? तो ये पॉइंट देखो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने। इट मे बी नोटेड दैट द रीडिंग्स इन द केस ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर इंक्रीजेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन स्केल। और अगर मैं डायरेक्ट वर्नियर के केस में बात करूं तो वहां पर दोनों ही स्केल का जो कैलिब्रेशन था वो सेम डायरेक्शन में था। दोनों ही स्केल का जो कैलिब्रेशन था वो क्या था, वो सेम डायरेक्शन में था। क्लियर है बेटा? तो डिस्क्रिप्शन अबाउट द डायरेक्ट वर्नियर एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर इज क्लियर टू एवरीवन। तो दीज आर द की पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं, दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिवीजन समझ में नहीं आया, चलो अभी समझा देता हूं। चलो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा मेन स्केल है, देखो अभी अब आप मुझे बताना है कौन सा वर्नियर है। आपने डायरेक्ट वर्नियर के बारे में भी पढ़ लिया है और रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे बताना है मैं कौन सा वर्नियर यहां पर बना रहा हूं, ठीक है? बताओगे? चलो ये देखो डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है। यहाँ पर मैंने बनाया है एक मेन स्केल, एक बनाया वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले आपने देखा कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन यहाँ पर दोनों का सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मेन स्केल का जो एक डिवीजन है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया S से, और वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया V से। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिस्टेंस वाइज बराबर हैं 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो कह रहा रेट्रोग्रेड वर्नियर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं n डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होंगे वो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होंगे? क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, n डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होंगे वो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होंगे? यस और नो? तो बता दो, तो बता दो कौन सा वर्नियर है ये।
तो इस वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एस बाई एन। यहां पर एस आपको पता होगा, और ये एस क्या है, दिस इज नथिंग बट लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल से जो मिनिमम मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो पता ही होगा, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में आपने बोला कि सर उस स्केल में हमारा लीस्ट काउंट 1 mm था। ये डिवीजन केवल आप चेक कर लीजिए, उसके बेसिस पे आपको इस वर्नियर का लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट। एन मीन्स कितने डिवीजन, एन मीन्स कितने डिवीजन, यहां पर देखिए एन क्या है, 10 डिवीजन ऑफ जो वर्नियर स्केल हैं वो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर हैं। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, आप मुझे बताओ सतीश, एन की वैल्यू क्या हो गई, बोलो बेटा। अब तो मैंने पूरा एग्जाम्पल ही ले लिया। यस, अभी क्लियर है। नाउ आई थिंक द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, नाउ आई थिंक द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। चलें आगे। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली डायरेक्ट वर्नियर की, अभी हम लोगों ने बात कर ली रेट्रोग्रेड वर्नियर की। कुछ और वर्नियर हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे डबल वर्नियर। अब डबल वर्नियर का मेन गेम क्या है, डबल वर्नियर आपको देखने को मिलता है, ये इस तरीके का स्केल आपको देखने को मिलेगा थियोडोलाइट में। अब इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन जो होता है वो बोथ डायरेक्शन होता है। तो कैलिब्रेशन ऑफ द डबल वर्नियर विल बी इन बोथ डायरेक्शन। नहीं, ठीक है। तो ये आपको 2-3 फीचर्स याद रखने हैं। इसका भी लीस्ट काउंट जो होगा वो एस बाई एन होगा, कैलिब्रेशन विल बी इन बोथ डायरेक्शन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डबल वर्नियर जो हमें देखने को मिलेगा वो थियोडोलाइट के केस में देखने को मिलता है। अगला जो हमारे पास है वो है एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में कंडीशन क्या है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू एस बाई एन। तो ये तो मैंने आपको बताई स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको ये बताता हूँ सवाल कैसे आते हैं। तो जनरली यहाँ से बेटा जो आपको सवाल देखने को मिलता है वो मैचिंग से रिलेटेड सवाल देखने को मिलता है। मैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूँ। सवाल कैसे आएगा, एक एक यहाँ पर आपको टेबल 1 दी होगी, और टेबल 1 पे यहाँ पे लिख देंगे अलग अलग टाइप के वर्नियर, लाइक लिख देंगे डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, यहां पर लिख देंगे आपका डबल वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर, और यहां पर इनकी लिख देंगे स्पेसिफिकेशन। लाइक जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यस, यहाँ पर डबल वर्नियर के केस में इन्होंने लिख दिया कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन इन बोथ डायरेक्शन, कैलिब्रेशन इन बोथ डायरेक्शन। और यहाँ पर मैंने एक्सटेंडेड वर्नियर के केस में लिख दिया, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया 2n-1, तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर विल बी इक्वल टू 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यू नीड टू सिंपली मैच। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये डायरेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, और ये रेट्रोग्रेड वर्नियर की स्पेसिफिकेशन है। तो कुछ इस तरीके के बेसिक सवाल आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे PYQ। क्लियर है बेटा? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? जो भी था एक रफ ऐसे एग्जाम्पल ले लिया।
डबल वर्नियर का क्या डिफरेंस बताया सर? वर्नियर स्केल एंड डबल वर्नियर। बेटा ये डबल वर्नियर टाइप ऑफ वर्नियर है, ये सभी अलग अलग टाइप के वर्नियर है। डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर, ऑल दीज आर द वर्नियर स्केल, बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्नियर स्केल। क्लियर? तो ये इतनी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए वर्नियर स्केल के बारे में। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं और अब बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट की। तो जैसा मैंने बोला था ये सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वन बाय वन। तो आ जाओ भाई लीनियर मेजरमेंट में। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट के बीच, और हम बात कर रहे हैं प्लेन सर्वेइंग की, क्योंकि हम जो अभी प्रोजेक्ट डील करने वाले हैं, अभी हम लोग हैं बेसिक सर्वेइंग में। तो अभी हम लोग अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पूरे बेसिक सर्वेइंग में अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो पूरे सिलेबस को हम लोगों ने डिवाइड किया था दो पार्ट में। तो मोस्टली अभी हम लोग प्लेन सर्वेइंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर कोई एरर होगी तो वो एरर इतनी कम है, एस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। हितार्थ कहाँ चले गए थे बेटा? ऐसे कैसे काम चलेगा? प्लीज फोकस करो मेरे लाल, प्लीज फोकस करो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो प्लीज एक बार फोकस करिए, अदरवाइज ऐसे तो बहुत डिस्कशन आप मिस कर दोगे और फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ों को कंप्लीट कर पाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इन एन इंजीनियरिंग सर्वे द लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड। द मेजरमेंट ऑफ दिस लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द लीनियर मेजरमेंट। ये वो सभी बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। द स्टडी ऑफ सर्वेइंग हेल्प अस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द सेटलमेंट एक्सेट्रा। इट इज जनरली डन प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। जो भी हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंसेस मेजर करनी पड़ेगी किसी पॉइंट की पर्टिकुलर रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, और उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मेजरमेंट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब तुम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं, कुछ हमारे पास ऑप्टिकल मेजरमेंट्स मेथड हैं, और कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। बात फिर वही है, सर जब हमें मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही करनी है तो हम इतने अलग अलग तरीके के मेथड्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं? तो आई होप ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं। यस और नो? आपको जब जो सूट करे, जो इंस्ट्रूमेंट सूट करे, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, आप उससे मेजरमेंट कर लीजिए। जितने पॉसिबल तरीके हैं उन तरीकों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं, और ये हमारे हर मेजरमेंट में काम आएगा। जैसे आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, जरा ध्यान से समझना। अगर आपको दो पॉइंट ए और बी के बीच में बेटा मान लो ये डिस्टेंस मेजर करनी है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, आपने चैन यूज कर लिया, आपने टेप यूज कर लिया, एक टेप का एक एंड रखा आपने ए पॉइंट पे, दूसरा एंड रखा बी पॉइंट पे, जितनी भी रीडिंग आ रही थी उसको आपने मेजर कर लिया। तो ये जो मेजरमेंट आपने किया है इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। देखो मेन हमारी इच्छाएं क्या थी, मेन हमारी इच्छाएं थी हम डिस्टेंस को मेजर करें, और यहाँ पर चैन और टेप की हेल्प से हम डायरेक्ट डिस्टेंस को ही मेजर कर रहे हैं। यस और नो? तो जिस क्वांटिटी को आप डिफाइन करना चाह रहे थे उसी क्वांटिटी को अगर आप डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं तो ऐसे मेजरमेंट को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का गेम क्या है जरा ये समझो। अब यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूं, आपने देखा होगा पेडोमीटर, ओसोमीटर की आप बात करते हो, स्पीडोमीटर की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने व्हील ले लिया, मैंने क्या करा, एक व्हील ले लिया और इस व्हील को पॉइंट ए से लेके मैं पॉइंट बी तक ले गया।
मैंने इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करा, ये व्हील कितनी बार यहाँ पर इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं वो n मेजर कर लिया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैंने फील्ड में क्या डिस्टेंस मेजर करी है, बोलो। जब मैं फील्ड में इस व्हील को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ले जा रहा था तो क्या मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा था? नहीं। मैंने क्या काउंट किया है कि पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए इस व्हील ने कितने चक्कर लगाए। यस और नो? तो फील्ड में मैंने ये मेजर किया, लेकिन इस मेजरमेंट की हेल्प से अगर मुझे इस व्हील का डायामीटर पता है, रेडियस पता है, तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ए बी जो होगा वो n इंटू पाई इंटू डी होगा। यस और नो? तो आपको मेजर करनी थी डिस्टेंस, बट आपने इस डिस्टेंस को फील्ड में जाके डायरेक्टली मेजर नहीं किया। आपने इस फील्ड में इस डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर नहीं किया, आपने इस डिस्टेंस को इनडायरेक्टली डिफाइन किया है, इसलिए आप इसको बोल रहे हो इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा एग्जांपल देख लो। सेम पॉइंट ए और बी के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी थी। अब आपने बोला एक भाई साहब से कि लो तुम जाओ और देखो जरा कितने कदम पे आप इस डिस्टेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितने कदम लग पे आप इस डिस्टेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, स्टेप्स काउंट कर लीजिए। तो इन्होंने बोला भाई मुझे जो स्टेप्स लग रहे हैं 1 2 3 4 5 लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस ए बी जो होगा 5 इंटू एवरेज डिस्टेंस ऑफ 1 स्टेप, और पेस बोल दो, पेस। तो यहां पर भी आपने डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर नहीं किया, आपने डिस्टेंस को इनडायरेक्टली मेजर किया है। डायरेक्टली आपने फील्ड में क्या मेजर किया था कि सर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में हमारे ऑब्जर्वर को, हमारे सर्वेयर को कितने स्टेप्स कवर करने पड़ रहे हैं, एक स्टेप में वो कितनी डिस्टेंस एवरेज कवर कर रहा है, उसके बेसिस पे मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को बता सकता हूं। तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे डायरेक्ट मेजरमेंट का गेम क्या है और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट का गेम क्या है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का गेम क्या है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस और नो? तो एंगल मेजरमेंट में भी हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट की, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। सिंपल सा कंक्लूजन ये है, जो क्वांटिटी आप मेजर करना चाह रहे हैं अगर उसी क्वांटिटी को फील्ड में जाके आप मेजर कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट हो गए। उस क्वांटिटी को किसी तरीके से हम इनडायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं, किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प से, किसी दूसरे पैरामीटर की हेल्प से अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्लियर है बेटा? कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। एनी डाउट टू एनीवन? यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एक और बार सर इनडायरेक्ट व्हील मेथड। एक व्हील लिया आपने, उसका डायमीटर आपको पता है या फिर उसकी आपको रेडियस पता है? सरकमफेरेंसेस क्या होगा? पाई इंटू डी व्हील का। यस और नो? कितनी बार वो रोटेट किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो रोटेशन आपने काउंट कर ली है। इसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते ओडोमीटर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते ओडोमीटर। तो आपने रोड में शायद कभी देखा भी होगा बाहर कि एक येलो कलर का हैंडल होता है और उसमें एक व्हील लगा होता है और एक ऑब्जर्वर, सर्वेयर उसको लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। यस और नो? तो एक्चुअल वो डिस्टेंस नहीं मेजर कर रहा, वो क्या कर रहा है, कितने काउंट हो रहा है, रिवॉल्यूशन कितने हो रहे हैं वो काउंट करता है वो। और फिर मुझे उस व्हील की स्पेसिफिकेशन पता है तो पाई इंटू डी इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मैं टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं उन दोनों पॉइंट के बीच में।
क्लियर है? चलिए भाई, तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते। खैर ये सब हमें ज़्यादा इस पे नहीं जाना है। मेन जो डिस्कशन है हमारा वो चैन सर्वेइंग और टेप सर्वेइंग से रिलेटेड है। बट कुछ बातें मुझे डिस्कस करनी थी आपसे रिलेटेड टू द डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स। इसलिए सारे पॉइंट्स क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल यही सेम बात मैंने भी मेंशन करी थी। आई होप सभी को समझ में आ गई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्लियर है भाई? गेट का रिजल्ट आया है। हम्म? गेट का रिजल्ट आया है, ठीक है। समझा देते लोग को। मुझे लगा समझ गए, को नहीं समझे तो अभी समझा देते। गेट का रिजल्ट आया है। अब सेकेंड ईयर वाले बच्चे ने तो गेट दिया नहीं है। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो अभी हैं उन्होंने तो गेट दिया नहीं है अभी। अब उनका कोई एक सीनियर था जिसने गेट दिया है। जानना चाह रहे हैं गेट गेट में कितने मार्क्स आए, कितनी रैंक आई। समझना बात को। फोन कर दिया, हेलो सर क्या हाल चाल, हम्म, कैसे हैं सर, हाउ आर यू। सर सुना आज गेट का रिजल्ट आया है। थर्ड ईयर वाले ने बोला हाँ भाई रिजल्ट तो आया है। अब सीनियर हैं, ज़्यादा हम लोग कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं, डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। जानना क्या चाह रहा था जूनियर, जानना चाह रहा था कि सर आपके गेट में कितने नंबर आए, कितनी रैंक आई। यस और नो। जैसे उसने फोन किया, सीनियर ने बोला हालचाल सब बढ़िया, अभी मूड मेरा एकदम खराब है। ठीक है, कल बात करना। अभी मेरा मूड जो है एकदम डिस्टर्ब है, कल बात करेंगे। जूनियर ने क्या करा, जूनियर ने केवल मूड को मेजर किया। जूनियर ने सीनियर के मूड को मेजर किया। मूड खराब मतलब रिजल्ट खराब। डायरेक्टली रिजल्ट नहीं पता चला। मेजरमेंट क्या करा, मेजरमेंट करा मूड कैसा है, उसके बेसिस पे रिजल्ट क्या निकाल लो। उसके बेसिस पे तुम्हें पता चल रहा है कि अल्टीमेटली रिजल्ट कैसा, अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आया। दैट इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरी कंडीशन क्या थी, फोन करा, हेलो सर क्या हाल चाल, बढ़िया। सर रैंक आ गई, हाँ आ गई बेटा, 30 रैंक है। ओके सर थैंक यू। डायरेक्ट मेजरमेंट। समझ गए? समझ गए कि नहीं बोलो। हाँ, तो जो मेन इच्छा थी जानने की, अगर वही जाके मेजर कर रहे हो तो डायरेक्ट मेजरमेंट है। किसी और पैरामीटर की हेल्प से अगर उस क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हो तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। क्लियर भाई? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा, अभी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक किसी भी क्वांटिटी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, इट मे बी रिलेटेड टू द लीनियर मेजरमेंट, इट मे बी रिलेटेड टू द एंगुलर मेजरमेंट। एक और समझो गेम, एक और समझा देता हूँ, टेक्निकली नॉन टेक्निकली हर तरीके से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक टावर है। अब मेरी इच्छा है कि मैं इस टावर की हाइट को मेजर करूं। मैं जानना चाह रहा हूं इस टावर की हाइट क्या है। तो एक तरीका क्या है, छत पे चले जाएं, टॉप पे चले जाएं, टेप लटका के मेजर कर लें। एक तरीका तो ये है। यस और नो? यही एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्टली इस हाइट को मेजर नहीं कर सकते हैं। हमने किसी तरीके से ये एक एंगल मेजर कर लिया थीटा, और ये एक डिस्टेंस मेजर कर ली डी। तो मैं नहीं लगता है अब इस थीटा और डी की हेल्प से मैं लिख सकता हूं टेन थीटा विल बी इक्वल टू एच बाई डी, एच विल बी इक्वल टू डी टेन थीटा। क्या आपने ये एच डायरेक्टली मेजर करी थी फील्ड में? क्या हाइट ऑफ द टावर आपने डायरेक्टली मेजर किया है फील्ड में? बोलो बेटा, क्या हाइट ऑफ द टावर आपने डायरेक्टली मेजर किया? नहीं। इस हाइट को डिफाइन करने के लिए हमने ये डिस्टेंस और ये एंगल मेजर किया था। ये तो हमने इनडायरेक्टली निकाल दिया ना। यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग। यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग,
जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को यूज करके किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। आप बताओ, नाउ इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट? टेल मी इन द चैट बॉक्स if you have any doubt, any query still. और अगर कोई डाउट एंड क्वेरी नहीं है तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन प्लीज कंफर्म। कंफर्म सभी लोग कर दिया करो। यस, ओके, चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था चैन सर्वेइंग में, जाहिर सी बात है। अब सर ये चैन क्या होता है हम ये भी नहीं जानते हैं। अरे तुम सब जानते हो। तो ये मान लो एक लिंक है, ये चैन में इस तरीके का एक हैंडल होता है, फिर ये अगली लिंक को कनेक्ट कर दिया, फिर ये अगली लिंक को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक हैंडल प्रोवाइड कर दिया। तो दीज आर द लिंक्स, मल्टीपल रिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म द चैन। ये एक चैन फॉर्म कर देंगे। इन जिन रिंग, जो आप सर्कुलर रिंग की हेल्प से इन लिंक्स को कलेक्ट करते हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं ओवल रिंग। क्या बोलते हैं? ओवल रिंग। दीज आर योर हैंडल। ये हैंडल है ताकि चैन को आप होल्ड कर पाए, पकड़ पाए। तो दीज आर योर हैंडल। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चैन की जो लेंथ आप डिफाइन करते हैं उसमें ये हैंडल की लेंथ इंक्लूडेड होती है। मतलब अगर आप इस चैन की लेंथ की बात करेंगे तो फ्रॉम द आउटर ऑफ दिस हैंडल टू द आउटर ऑफ अनदर हैंडल हम चैन की लेंथ को डिफाइन करेंगे। तो हैंडल लेंथ इज ऑल्सो इंक्लूडेड। हैंडल जो है आपके चैन का ही पार्ट है, सेपरेट या अलग पार्ट नहीं है। फ्रॉम वन आउटर टू द अनदर आउटर ऑफ द हैंडल यू कैन डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द चैन। तो ये सिंपल सी चैन है। अब इस चैन की हेल्प से हम मेजरमेंट कर तो सकते हैं, बट हमें जो भी चैन हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कितने तरीके की चैन अवेलेबल है मार्केट में, कितने तरीके की चैन अवेलेबल है और उन चैन की स्पेसिफिकेशन क्या है। क्योंकि अगर आपको चैन की स्पेसिफिकेशन नहीं पता है तो भी आप डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। तो नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द चैन्स अवेलेबल दैट वी कैन यूज फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन कौन सी चैन्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देख लेते हैं। तो बेटा पहली चैन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है गंटर्स चैन, इसी को बोलते हैं सर्वेयर चैन। दूसरे चैन की अगर बात करें तो इंजीनियर्स चैन। तीसरे चैन की अगर बात करें तो रिवेन्यू चैन और मीट्रिक चैन। जनरली ये चार तरीके की चैन हैं जो हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। गंटर्स चैन, रिवेन्यू चैन, इंजीनियर्स चैन और मीट्रिक चैन, सबकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। देखो गंटर्स चैन की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो इस चैन की जो टोटल लेंथ होती है वो 66 फीट होती है, और इसमें टोटल कितने लिंक्स होते हैं? 100 लिंक्स होते हैं। इंजीनियर्स चैन में टोटल जो लिंक्स होते हैं वो 100 लिंक्स होते हैं, और इसकी जो टोटल लेंथ भी होती है वो 100 फीट होती है। ये स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दो तरीके के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, मैं वो भी बता दूंगा कैसे। एक तो ये डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है कि किस चैन की क्या स्पेसिफिकेशन है। गंटर रिवेन्यू चैन जो होगा 33 फीट लॉन्ग होता है, 16 लिंक होते हैं। मीट्रिक चैन आपकी 30 मीटर में अवेलेबल होती है जिसमें 150 लिंक होते हैं, और 20 मीटर में अवेलेबल होती है जिसमें 100 लिंक होते हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट चैन दैट यू शुड नो। तो पहला सवाल तो सिंपल सा बनता है कि इस चैन की क्या स्पेसिफिकेशन है, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक सवाल और बनता है
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर मैंने एक डिस्टेंस मेजर की है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, और इसके लिए मैंने चेन को यूज किया था, और इस ए बी डिस्टेंस को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला कि सर ये जो ए बी डिस्टेंस है वो दो लिंक हैं, वो दो लिंक हैं इंजीनियर्स चैन के, वो दो लिंक हैं इंजीनियर्स चैन के, और 5 लिंक हैं 20 मीटर मीट्रिक चैन के। तो बताइए व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बता पाओगे? आपने इस डिस्टेंस को मेजर किया है, जो इस तरीके से आपने मेजर किया है कि दो लिंक थे इंजीनियर्स चैन के और 5 लिंक थे 20 मीटर की मीट्रिक चैन के, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये दिस इज द टाइप 2 प्रॉब्लम। ये सवाल आप तभी बता सकते हैं जब आपको इंजीनियर्स चैन के भी स्पेसिफिकेशन पता हो और जब आपको मीट्रिक चैन के भी स्पेसिफिकेशन पता हो। अगर आपको इंजीनियर्स चैन के स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, अगर आपको मीट्रिक चैन के स्पेसिफिकेशन नहीं पता है, तो यू विल नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द चैन्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोलो भाई, बोलो भाई, कर लोगे? तो मैं लिख सकता हूं दो लिंक हैं इंजीनियर्स चैन के और एक लिंक होता है 1 फीट का, एक लिंक होता है 1 फीट का, तो 2 फीट तो डिस्टेंस हो गई आपकी एज पर द इंजीनियर्स चैन। यस और नो? सिमिलरली 5 लिंक्स हैं किसके, तो एक लिंक कितना हो जाएगा 20/100, 20/100 मीटर में आ जाएगा। और फाइनली इसको किसी एक यूनिट में चेंज करके आप अपने आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये फिट में है, ये मीटर में है, चेंज कर लेना। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया किस तरीके के सवाल यहां से बन सकते हैं। तो एक तो डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है, और दूसरा क्या है, उस स्पेसिफिकेशन को अप्लाई करके भी सवाल बन सकता है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आ गया? बोलो, हैव यू गॉट द कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं बेटा, ये बताओ। हैव यू गॉट द कंसेप्ट, यस और नो? टेल मी बेटा, टेल मी। किस तरीके से सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशन, ये बात सभी को क्लियर है? चलिए, अगर ये बात सभी को क्लियर है तो फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। तो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आओ भाई, सो अगला डिस्कशन है, अब बात कर लेते हैं टेप के बारे में। टेप की अगर बात करें तो अलग अलग टाइप के टेप भी अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास क्लॉथ और लिनन टेप अवेलेबल है। तो क्लॉथ टेप की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर की लेंथ में टेप आता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस क्लॉथ टेप के कुछ ड्रॉबैक हैं। क्लॉथ टेप के कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक हैं? दे चेंज इन द लेंथ ड्यू टू द श्रिंकेज। श्रिंकेज की वजह से इनकी लेंथ चेंज हो सकती है। स्ट्रेच की ज्यादा अगर आपने स्ट्रेच कर दिया तो इनकी लेंथ चेंज हो जाएगी। डैम्पनेस को भी ये एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट की वजह से भी इनकी लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाएगी। ट्विस्ट और टर्न का भी प्रॉब्लम होता है। ट्विस्ट और टर्न का भी प्रॉब्लम होता है। ट्विस्ट और टर्न का भी प्रॉब्लम होता है। क्लियर है बेटा? बेटा अगर 20 मीटर में टोटल 100 लिंक्स हैं तो एक लिंक की वैल्यू कितने मीटर हो जाएगी? अनुराग,
बोलो। तो ये कुछ ड्रॉबैक है आपके क्लॉथ और लिनन टेप के। तो जब ड्रॉबैक है, जाहिर सी बात है, अगर हमारी टेप की लेंथ इंक्रीज हो रही है, टेप की लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो भी मेजरमेंट हम करेंगे उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी में भी फर्क पड़ेगा। यस और नो? उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी में भी फर्क पड़ेगा। जिस भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को हम करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो भाई लगा कि ये काम चलेगा नहीं। तो आपने क्या बोला कि सर इस टेप को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम अगला टेप जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्लास फाइबर टेप। ग्लास फाइबर टेप, तो दे डू नॉट श्रिंक और स्ट्रेच ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारे टेप की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी इन द केस ऑफ क्लॉथ और लिनन टेप, अब ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी इन द केस ऑफ ग्लास फाइबर टेप। बेटा ये टेप नहीं देखे आपने? कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो टेक्नोलॉजी का यूज करना, लेकिन उतना करना जितना जिससे हम चीजों को और अच्छा कर सकें। कोई बात नहीं, अगर अगर नहीं देखें तो जस्ट आफ्टर दिस क्लास आप बस इसको एक बार सर्च कर लेना। टेप नहीं देखें? आज तक टेप ही नहीं देखे? क्यों भाई? मेजरिंग टेप? तो वी विल यूज ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स, डेफिनेटली वी विल यूज, बट एज पर द रिक्वायरमेंट डियर। दीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनसे गेट में कोई सवाल नहीं आता है। अब इस पे अगर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं तो शायद हमारा डिस्कशन उन टॉपिक में कम हो जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि हमें थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। मैं भी रखूंगा और आप भी रखें। कई बार होता है टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मज़ेदार होता है, बट एग्जाम के लिए रिलीवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, हमें कई बार अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम अननेसेसरी डिस्कशन अगर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। ठीक है? तो थोड़ा सा भी सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो आप इस फ्लो को समझेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो व्हेन यू विल प्रैक्टिस द डीपीपी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस द गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग यस एग्जाम में हमारे इस टॉपिक से सवाल किस तरीके से आ रहे हैं। तो ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, ये बात भी समझो। आप किसी भी चीज को कितनी भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं, कितना भी टाइम दे सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास वो टाइम ही तो नहीं है। हमें एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, अप्लाई करना है, रिटेन करना है। तो हम उतने ही डेटा पे फोकस करें जो हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट है। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो आपको सर्वेइंग पढ़ाऊंगा या बताऊंगा उसके बाद जीवन में सर्वेइंग में कुछ बचता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे सर्वेइंग का शायद हम लोग 1% भी नहीं पढ़ रहे होंगे। बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ? ये तो हमारी गलत फहमी होती है कि हमको लगता है हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब तो हम विद्वान बन गए। ऐसा नहीं है। तो वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल, हो सकता है हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट केवल 1% हो, तो हम उस 1% को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक है? तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्लॉथ टेप के जो डिसएडवांटेज थे उनको इम्प्रूव करने के लिए ग्लास फाइबर मटेरियल को यूज किया। केवल मटेरियल की स्पेसिफिकेशन बदल रही बेटा, और कुछ नहीं बदल रहा है। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन बदल रही, जिससे हमारे टेप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही हैं, प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं।
Therefore, these tapes are more useful than the ordinary linen or cloth tape. इससे बेहतर टेप हो गया आपका ग्लास फाइबर टेप। क्लियर है? इससे बेहतर टेप आपने डेवलप कर लिया, वो हो गया आपका ग्लास फाइबर टेप। अगला जो डिस्कशन है दैट इज द मेटेलिक टेप। अब मेटेलिक टेप में आपने क्या बोला, दीज टेप्स आर कंपेरेटिवली मोर ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी इनकी इंक्रीज कर दी हम लोगों ने लिनन टेप के कंपैरिजन में। बट अगेन मेटल्स आप यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट तो होगा, टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट तो होगा, यस और नो। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर अगर कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो लेंथ इसकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है बेटा? चलो अगला डिस्कशन कर लेते हैं। स्टील टेप, यहां पर आपने स्टील को यूज कर लिया और इनकी जो लेंथ होती है 1 मीटर से लेके 50 मीटर तक की लेंथ में आपके पास स्टील टेप अवेलेबल होते हैं। सबसे अच्छा और जो बेस्ट टेप हमारे पास अवेलेबल है वो है इनवार्ड टेप। इनवार्ड टेप में अगर बात करें तो इसमें जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन होती है, इसमें बेटा 64% स्टील होता है और 36% निकल होता है। ये कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इनवार्ड टेप की मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। 64% स्टील होगा एंड 36% इसमें क्या रहने वाला, निकल रहने वाला है। क्लियर है? तो इट इज द alloy ऑफ स्टील एंड निकल। इनवार्ड टेप इज मेड ऑफ alloy ऑफ स्टील एंड निकल। क्वांटिटी की अगर बात करें तो 64% स्टील विल बी देयर एंड 36% निकल विल बी देयर। सबसे एक्यूरेट टेप हैं, तो जहां पर भी सबसे ज्यादा एक्यूरेट सर्वे की जरूरत है, जहां पर भी सबसे ज्यादा एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट की जरूरत है, तो हम प्रेफर करते हैं इनवार्ड टेप। बट एक बात है कि ये कॉस्टली होते हैं बाकी सभी टेप के कंपैरिजन में। ड्यू टू दियर मटेरियल स्पेसिफिकेशन दीज आर द कॉस्टियर टेप एज कंपेयर टू द ऑल अदर टेप्स। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो ये कुछ टेप थे और उनकी जनरल स्पेसिफिकेशन की आपने बात करी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट था कि इनवार्ड टेप का मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनवार्ड टेप इज मेड अप ऑफ द alloy ऑफ स्टील एंड निकल। 64% विल बी द स्टील एंड 36% विल बी द निकल। क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म इन द चैट बॉक्स। तो चैन और उनके टाइप्स और टेप और उनके टाइप्स और उनके स्पेसिफिकेशन की हम लोगों ने बात कर ली। यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। और यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? चलिए तो फिर आगे बातचीत करते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी एसोसरीज है जो हमें, और भी ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है जो हमें रिक्वायर्ड होंगे इन द केस ऑफ लीनियर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द चैन। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं पैक्स, वुडन पैग। अब ये वुडन पैग दिखते कैसे हैं, जरा मुझे सर ये बता दीजिए। तो इस तरीके का वुडन पैग होता, देखिए। तो वुडन पैग विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका एक एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है इस तरीके से। तो वुडन हैमर की हेल्प से हम इसको किसी भी ग्राउंड में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। लकड़ी का बना हुआ होगा तो लकड़ी का ही हैमर यूज करेंगे, अदरवाइज
टॉप सरफेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो टॉप सरफेस डैमेज ना हो इसलिए हम लोग वुडन हैमर ही यूज करते हैं। और इसका मेन यूज क्या होता है चैन सर्वे में, जो मेन स्टेशंस होते हैं, याद है मेन स्टेशन वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, आज ही हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जहां पर हम लोगों ने बात की थी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए किसी भी सर्वे वर्क में, और मोर प्रिसाइजली चैन सर्वे में, मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए हम लोग वुडन पैक का यूज करते हैं। क्लियर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको रिक्वायर्ड है चैन सर्वे में वो होता है एरो। तो सिंपल ये स्टील का एक वायर होता है, 4 mm डायमीटर होता है इसका केवल, मेड अप ऑफ स्टील। एक पॉइंट आप सर्कुलर देखते ताकि इसको हम इजिली कैरी कर सकें, और दूसरा पॉइंट क्या होता है एकदम पॉइंटेड होता है, जिसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो टोटल जो इसकी हाइट होती है वो होती है आपकी 400 mm, और जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो 15 mm का होता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, तो मैं लिख देता हूं, वुडन पैक की हेल्प से हम लोकेट करते हैं मेन स्टेशंस को। जब कभी भी किसी भी चैन सर्वे वर्क में हमें मेन स्टेशंस को लोकेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो उन मेन स्टेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए हम लोग वुडन पैक यूज करेंगे। और जब कभी भी कोई हमें इंटरमीडिएट स्टेशन, जब कभी भी हमें इंटरमीडिएट स्टेशंस को लोकेट करना होगा बेटा, तो उसके लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं, और एरो की स्पेसिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की। क्लियर है। और भी कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। अगला जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड दैट इज द रेंजिंग रॉड। कुछ इस तरीके की रेंजिंग रॉड होती है जहां पर अल्टरनेट बैंड कलर होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द नंबर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लॉन्ग सर्वे लाइन। क्या होता है रेंजिंग? किसी पॉइंट को साइट करना, किसी पॉइंट को लोकेट करना, किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंजिंग। अब इसको और भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करना कि क्या होता है रेंजिंग, कैसे रेंजिंग करते हैं। तो किसी भी ग्राउंड स्टेशंस को लोकेट करने के लिए, किसी भी ग्राउंड स्टेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन चैन सर्वेइंग के केस में जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो होती है रेंजिंग रॉड। दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। रेंजिंग रॉड्स आर यूज टू लोकेट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। आप सर्वे में इंटरमीडिएट बीच के जो स्टेशंस हैं, बीच के जो पॉइंट्स हैं, उनको भी आप लोकेट कर सकते हैं। और इनको आप किसी लाइन को एक्सटेंड करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, रेंजिंग रॉड को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे, फील्ड में जाकर सर्वे वर्क करेंगे, चिंता मत करो। पहले सभी इंस्ट्रूमेंट से जान पहचान कर लो, सभी एसओ सीरीज से बेसिक जान पहचान कर लो, फिर फील्ड में जाके हम लोग मेजरमेंट भी करेंगे और देखेंगे फील्ड में कैसे जाके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबका यूज मैं आपको दिखाऊंगा। रेंजिंग रॉड से ही मिलती जुलती एक रॉड और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट रॉड। अब ये ऑफसेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ऑफसेट रॉड का यूज क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ कुछ इसी तरीके की रॉड्स होती हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं फॉर टेकिंग द ऑफसेट, एंड दैट वी विल सी कि ऑफसेट होता क्या है। डोंट वरी फॉर दैट, अभी के लिए इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे बातचीत कर लेते हैं। फिर हमारे पास होते हैं क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर, ये आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका आप यूज करते हैं टू मेजर 90 डिग्री एंगल। चैन सर्वे के केस में 90 डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं वो होते हैं क्रॉस स्टाफ, प्रिज्म स्क्वायर, और यू कैन से ऑप्टिकल स्क्वायर। तो जनरली ये 3 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिनकी हेल्प से आप 90 डिग्री एंगल को लोकेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं चैन सर्वे में। प्लम्बॉब के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्लम्बॉब की हेल्प से हम सेंटरिंग का काम करते हैं कि कोई भी लाइन परफेक्टली वर्टिकल है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लम्बॉब। तो प्लम्बॉब की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरी इजीली। यस और नो?
वेरी इजली वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ द प्लम बॉब। तो प्लम बॉब की भी जरूरत पड़ेगी हमें। अब आ जाओ, मिस्टेक्स की बात नहीं करते हैं, अब मैं पहले चलता हूं फील्ड मेजरमेंट। जरा फील्ड मेजरमेंट करके देखते हैं चैन सर्वेइंग में। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं और फील्ड में करते हैं डेटा कलेक्ट। करोगे? चलें फील्ड, फील्ड चलें, फील्ड चलें, बोलो। करके भी तो देख लें, इतना कुछ पढ़ लिया, इतने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, किसका क्या यूज है, ये तो अभी केवल पढ़ा है। फील्ड में कैसे अगर चैन सर्वे करना होगा तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करेंगे, ये भी तो समझना है ना भाई। ये तो सर किताब में भी लिखा हुआ था जो आपने बताया है। ये तो आपने क्विकली सारे इंस्ट्रूमेंट से हमारी जान पहचान कर दी। ये तो मैं खुद से भी कर सकता था। इसमें नया क्या था? इसमें नया क्या था? तो ये बताओ मुझे, पार्क चलोगे या पार्क चलोगे? पहले ये बताओ, पार्क चलोगे या पार्क चलोगे? बोलो। सर्वे करने कहाँ चला जाए? सर्वे करने कहाँ चला जाए, पार्क या पार्क? हम्म बता ही नहीं दो। अब सर्वे देखो, यहाँ बैठे बैठे तो होगा नहीं, फील्ड पे चलना पड़ेगा। हम्म देखो कह रहा पार्क चलेंगे। हाँ सही है, पार्क ही चलेंगे। और क्या, अब जो बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं, उसमें क्या करें। आओ कभी कानपुर, यहाँ पार्क वार्क नहीं बोलते हैं, यहाँ पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्क। आओ चलें, उठाओ सब। क्या क्या ले चलोगे? डिस्टेंस मेजर करनी है, पॉइंट्स को लोकेट करना है, फाइनली हमें एक मैप बनाना है, वहाँ पर मेजरमेंट्स करने हैं और डेटा को भी कलेक्ट करके लाना है। तो क्या क्या सामान लेके चलें? पार्क जाओगे? चलो चल रहे हैं, हम और तुम बस चलें। अरे चैन सर्वे करना है, क्या करोगे? तो सर एक काम करते हैं, कोई एक चैन ले लेते हैं या टेप ले लेते हैं। चलो सर अब चल ही रहे हैं, मन है तो ले लेते हैं। चैन ले लिया, टेप ले लिया, इसके बाद सर वुडन पैक्स ले लीजिए, उसके बाद सर एरो भी कैरी कर लीजिए, एरो के बाद सर क्या करिए, रेंजिंग रॉड ले लीजिए, रेंजिंग रॉड ले लीजिए। सर एक काम करिए, लगे हाथों ऑफसेट रॉड भी ले लीजिए, जरूरत पड़ेगी सर तो ऑप्टिकल स्क्वायर या प्रिज्म स्क्वायर भी ले लो। आप कहीं अगर ऑफसेट वगैरह चाहिए होंगे तो ऑप्टिकल स्क्वायर या प्रिज्म स्क्वायर भी ले लो। इतना बहुत है, ठीक है। ये सब लेके पहुंच गए कहाँ पे? एक कॉपी पेन भी तो ले लो। तो एक फील्ड बुक ले लो यार, एक फील्ड बुक ले लो, जहां पर जो भी डेटा, जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे, उन सभी मेजरमेंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, उन सभी मेजरमेंट्स को उस फील्ड बुक में नोट कर लेंगे और चुपचाप क्या करेंगे, घर आ जाएंगे। यस और नो? फिर उस डेटा को प्रोसेस करके फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम प्लान या मैप को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो नोटबुक को जनरली हम लोग बोलते हैं सर्वे की भाषा में फील्ड बुक, जहां पर आप फील्ड मेजरमेंट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? जहां पर आप फील्ड मेजरमेंट्स को क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलो पार्क चलो। ये देखो, तो मान लो कोई ये एक जगह थी जहां पर मुझे क्या करना था, सर्वे करना था। ये है वो पार्क, तुम्हारे सपनों का पार्क। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ डिटेल थी। मान लो एक पेड़ यहाँ पे लगा था, एक पेड़ यहाँ पर लगा था, एक पेड़ यहाँ पर लगा था, यहाँ पर कोई एक वाटर बॉडी थी मान लो, यहाँ पर बैठने के लिए एक तुम्हारी बेंच बेंच पड़ी थी, ये बेंच वन है। इस तरीके कुछ डिटेल थी। अब मुझे क्या करना है, इन सभी डिटेल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इन सभी डिटेल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अगर मैं प्लॉट कर दूंगा तो मुझे इस जगह का मैप मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर केवल जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा वो डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल स्क्वायर या प्रिज्म स्क्वायर की हेल्प से मैं 90 डिग्री को मेजर कर सकता हूं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी मेरे पास अवेलेबल हैं। क्लियर है भाई?
तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये कोई आपको मैंने ग्राउंड दिया और मैंने बोला इन सभी जगह जाओ, मेजरमेंट करो, चैन सर्वे करो और ये सभी डिटेल कलेक्ट करके लाओ। सर्वेइंग का पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? सर्वेइंग का पहला प्रिंसिपल बोलता है कि जब कभी भी किसी भी जगह का आपको सर्वे करना है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप पहले उसकी पूरी, उस एरिया को, उस ग्राउंड को, उस फीचर को डिफाइन करिए एज अ होल। यस और नो? तो सबसे पहला मेरा नैतिक कार्यक्रम क्या बनता है, नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं किसी भी तरीके से इस पूरी बाउंड्री को लोकेट करूं, और इस पूरी बाउंड्री को लोकेट करने के लिए, इस पूरी बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए तुम्हें नहीं लगता है मुझे कुछ मेन स्टेशंस को मार्क करना पड़ेगा? ये येलो कलर से जो मैं स्टेशन मार्क कर रहा हूं, अगर मैं इन सभी स्टेशंस की रिलेटिव पोजीशन किसी रेफरेंस की हेल्प से, किसी फिक्स पॉइंट की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को डिफाइन कर दूं, तो तुम्हें नहीं लगता है ये जो मैंने डिफाइन किए ऑल दीज आर द मेन स्टेशंस, इनको मैं मेन स्टेशंस बोल सकता हूं? अगर मैंने सभी मेन स्टेशंस को डिफाइन कर दिया है और इन सभी मेन स्टेशंस को मैं इस तरीके से क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, तो तुम्हें नहीं लगता बेटा मैंने पूरे एरिया को एज ए, पूरे फीचर को एज अ होल डिफाइन कर दिया है? यस और नो? बस तुम बोलते जाओ, बाकी तो हम सब देख लेंगे। बोलो भाई। ग्राउंड में इन मेन स्टेशंस को, जिनके आप चाहो तो नामकरण भी कर सकते हो, ABCD से लेके जो भी है, 1 2 3 4 जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। मेन पॉइंट क्या था कि सबसे पहले आपको मेन स्टेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन ऑल द मेन स्टेशंस, और मेन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी जगह पे एक एक क्या लगा देंगे, एक सभी जगह पे एक एक क्या लगा देंगे, वुडन पैक का यूज कर लेंगे। तो देखो हमने पूरे पूरे ग्राउंड को सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसकी बाउंड्री को डिफाइन कर दिया। तो नाउ वी कैन से वी हैव डिफाइंड दिस इंटायर ग्राउंड एज अ होल। बहुत बढ़िया, हो गया। फिर हम कोशिश करेंगे कि यार एक ऐसी लाइन को लोकेट करें, ध्यान से सुनना, एक ऐसी लाइन को लोकेट करें जो लाइन क्या करे, सबसे लंबी लाइन हो इस पूरे सर्वे वर्क में, और इस पूरे एरिया को लगभग लगभग 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे, वो डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में करे ऐसा नहीं बोला जा रहा है, एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे ऐसा नहीं बोला जा रहा है। इस तरीके से मैंने पूरे एरिया को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक लाइन ले ली, देखो लगभग लगभग 2 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। नहीं मजा आ रहा है? कोई बात नहीं, अब आएगा मजा। अब सही है, अब तो लगभग लगभग 2 इक्वल पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट, अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो पूरे एरिया को, सबसे सबसे पहली बात तो सबसे लंबी लाइन ये होनी चाहिए, इट शुड बी द लॉन्गेस्ट लाइन एंड इट शुड डिवाइड द इंटायर एरिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, मैंने बोला कि सर हम जो सर्वे करेंगे ना वो इसी डायरेक्शन में करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ सर्वे। हम इसी लाइन के अलोंग मूव करेंगे और इसी लाइन के अलोंग मूव करते करते डायरेक्ट पूरे डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो तुमने क्या करा, इसी हालात को देखते हुए जो तुम्हारे पास फील्ड बुक थी, फील्ड बुक के पेज में तुमने इस डिटेल को नोट करने के लिए एक फॉर्मेट रखा। तो ये मान लो तुम्हारी पॉइंट P था और ये पॉइंट Q है, तो तुमने बोला सर ये लाइन जो हो गई वो लाइन हो गई PQ, इसके अलोंग हम सर्वे करने वाले हैं, इसके अलोंग हम सर्वे करेंगे। तो इसी PQ लाइन को आपने फील्ड बुक में इस तरीके से लोकेट कर लिया, हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? इसी फील्ड बुक को आपने इस तरीके से यहां पर क्या कर लिया, लोकेट कर लिया, हो जाएगा? यस और नो? बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है,
अब मैं P पॉइंट से मूव करता हूं, मैं यहां पर आया फॉर एग्जांपल A पॉइंट पे, मैंने देखा 90 डिग्री पे 90 डिग्री की हेल्प से मैं इस पेड़ को, ट्री वन को लोकेट कर सकता हूं। आपने बोला था एज पर द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कि किसी भी पॉइंट को अगर आपको मेजर करना है, किसी भी पॉइंट को अगर आप एक्यूरेटली डिफाइन करना चाह रहे हैं, लोकेट करना चाह रहे हैं, तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट करिए, या तो फिर कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस लीजिए। पढ़ा था। अब एप्लीकेशन का टाइम आ गया है। सर यहाँ पर पॉइंट तो एक ही है। अरे भैया, तो पॉइंट एक है, मेजरमेंट तो 2 है। ये एंगल मैंने मेजर कर लिया 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस मैंने मेजर कर ली x1। एक लीनियर मेजरमेंट, एक एंगुलर मेजरमेंट। क्या मैं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ट्री वन को लोकेट कर सकता हूं? क्या मैं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ट्री वन को लोकेट कर सकता हूं? समथिंग लाइक दिस। देखो, एक लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर लो और एक आप परफॉर्म कर लो एंगुलर मेजरमेंट। अभी सवाल ये है कि सर ये एंगुलर मेजरमेंट होगा कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, और बेटा इसी को बोलते हैं ऑफसेट। चलो अभी बात कर लेंगे ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट कैसे लेते हैं, रेंजिंग रॉड का यूज क्या है, तो उस सब अभी यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी फोकस करिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा और आगे बढ़े और इसी ए, यहां से लिया आपने बी पॉइंट, लेट्स से दिस इज द बी पॉइंट, और बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बिल्डिंग बेंच आपने लोकेट कर दी x2 पे। तो ये बी पॉइंट हो गया, ये x2 हो गया, ये आपकी बेंच 1 हो गई, एंड सो ऑन। अब क्या सेम चीज बताने से क्या मतलब, आप फील्ड में मेजरमेंट भी कर रहे हैं और उन सभी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से फील्ड बुक में कलेक्ट भी कर रहे हैं। क्या ऐसे करके मैं पूरे फीचर्स को, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लूंगा? मैं तो कर लूंगा, आप कर पाओगे कि नहीं ये बताओ। क्या इस तरीके से हम जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने भी फीचर्स थे, उनकी डिटेल को हम यहां पर कलेक्ट कर सकते हैं? यस और नो। घर आना, ऑफिस आना, इस फील्ड बुक को उठाना, इंफॉर्मेशन को एज पर द स्केल प्लॉट करना, इस जगह का मैप मिल जाएगा तुम्हें, इस जगह का मैप मिल जाएगा। खुश बहुत लग रहा हो आज, क्या बात है, समझ आ गया? बोलो। सर समझ में तो आ गया, लेकिन चीजें इतनी ले गए थे। यूज तो आपने केवल चैन और टेप किया, वुडन पैक किया और फील्ड बुक किया, बाकी क्या देखने के लिए ले गए थे? नहीं भाई, ये तो अभी तुम्हें ओवरव्यू दिया है मैंने। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अभी तो ये बताया कैसे करेंगे, ये तो बताया ही नहीं है। ऑफसेट सर रिपीट, सर ने अभी ऑफसेट बताया ही नहीं। हाँ, मैंने अभी ऑफसेट के बारे में कुछ बताया है क्या? रिपीट तो तब होगा ना जब एक बार बताएंगे, अभी तो ऑफसेट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अभी तो ऑफसेट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। अभी जो बताया है वो कुछ लाइन के बारे में बता रहा था। तो ये आपकी हो गई, मेन स्टेशंस को कनेक्ट कर दिया आपने, फिर आपने एक ऐसी लाइन ले ली जिसने पूरे एरिया को लगभग लगभग दो अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेटा चैन सर्वेइंग में हम कुछ लाइंस को डिफाइन करते हैं जिनसे कुछ एग्जाम्स में आपके आते हैं सवाल। जानना चाहोगे वो लाइंस कौन कौन सी होती हैं? जानना चाहोगे नहीं, जान चुके हो। क्या कर चुके हो? जान चुके हो। आप ऑलरेडी उन सभी लाइंस के बारे में समझ चुके हैं। देखो भाई, तो पहली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन लाइन। पहली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन लाइन। तो मैं नहीं लगता है ऐसी लाइन जो मेन स्टेशंस को कनेक्ट करेगी, ऐसी लाइन जो मेन स्टेशंस को कनेक्ट करेगी उसको मैं मेन लाइन बोल सकता हूं। देखो, मेन स्टेशन क्या थे तुम्हारे, जो पूरी बाउंड्री को, पूरे एरिया को एज अ होल डिफाइन करें। मेन स्टेशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या मैं मेन लाइन बोल सकता हूं? मेन स्टेशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या मैं मेन लाइन बोल सकता हूं? बोलो। बेटा दूसरी लाइन होती है बेस लाइन।
बेस लाइन वो लाइन होती है जो पूरे एरिया को अप्रोक्सीमेटली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, और सबसे लंबी लाइन होनी चाहिए वो इस चैन सर्वे वर्क की। इट शुड बी द लॉन्गेस्ट लाइन एंड इट शुड डिवाइड द इंटायर एरिया इनटू द अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट, इन अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट। और ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। ऐसी कोई भी लाइन जो आप अपने सर्वे की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ड्रॉ करते हैं चैन सर्वे में, उसको हम लोग बोलते हैं चेक लाइन। एनी लाइन, any line which we are drawing for checking the accuracy of the survey work, accuracy of the measurement will be known as the check line। एक लाइन और होती जो यहां पर नहीं लिखी है, उसको बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं उसको? टाई लाइन। टाई का मतलब होता है कनेक्ट करना। सर्वे लाइन से जो आपके ऑब्जेक्ट है उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाई लाइन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चैन सर्वेइंग में टोटल 4 लाइंस होती हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए। पहली होती मेन लाइन, दूसरी होती बेस लाइन, तीसरी होती चेक लाइन, और चौथी होती टाई लाइन। क्या होता है मेन लाइन? मेन स्टेशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं मेन लाइन। बेस लाइन की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दो चीजें रिक्वायर्ड हैं बेस लाइन के लिए। इट शुड बी द लॉन्गेस्ट लाइन, it should be the longest line of the chain survey, and it should divide the area into approximately two equal part। और जो हम मेजरमेंट करेंगे, जो भी हम सर्वे करेंगे, all that measurement we will perform along the baseline, along the baseline। अब यार 2 पॉइंट का रेफरेंस लेना था किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। मान लो मैं उसी ऑब्जेक्ट को 3 पॉइंट के रेफरेंस से डिफाइन कर दूं, कोई तकलीफ है तुम्हें? मैं उसी पॉइंट को 5 पॉइंट के रेफरेंस से डिफाइन करना चाह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है? सर्वे का प्रिंसिपल बोलता था किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट को रेफरेंस लो। ज्यादा से ज्यादा तुम कितने पॉइंट को भी ले सकते हो। जितने ज्यादा पॉइंट को रेफरेंस लोगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। कम से कम सर, इस सर्वे लाइन इज सेम एज द बेस लाइन। सर्वे लाइन हर वो लाइन है जिसके अलोंग आप सर्वे कर रहे हैं। सर्वे लाइन हर वो लाइन है जिसके अलोंग आप सर्वे करेंगे। जैसे बेटा अगर इस एग्जांपल में बात करूं तो ये x1 और x2 जो मेजर करूंगा ये भी आपकी सर्वे लाइन है। क्लियर है? ये x1 और x2 जो हैं वो भी आपकी सर्वे लाइन हो जाएंगी। तो पूरे चैन सर्वे में अपने सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो भी लाइंस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं चेक लाइन। जो भी डिटेल हैं, जो भी फीचर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनकी डिटेल को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाई लाइन। चारों लाइन की डेफिनेशन क्लियर हो गई? चारों लाइन की डेफिनेशन क्लियर हो गई? बोलो। चारों लाइन की डेफिनेशन क्लियर हो गई? तो मेन सर्वे स्टेशंस क्या होते हैं डिस्कस कर लिया। मेन सर्वे लाइंस क्या होता है डिस्कस कर लिया। चेक लाइन को ही प्रूफ लाइन बोलते हैं, डिस्कस कर लिया। और अब यहां पर मेन जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द ऑफसेट। चलो ऑफसेट के बारे में बात करते हैं। टाई लाइन के बारे में बात कर ली है, बेस लाइन के बारे में बात कर ली है, और मैं डिस्कस कर देता हूं तुम्हारे साथ ऑफसेट। इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्कशन जो है वो ऑफसेट का वो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग से डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी आपने बोला था सर इस पार्क में सर ये थी हमारी बेस लाइन, याद है? इस पार्क में सर ये थी हमारी बेस लाइन। जरा ध्यान से मेरे साथ चीजों को समझने की कोशिश करना। टाई लाइन जो आपके फीचर्स हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनकी पोजीशन को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसको सर्वे लाइन से कनेक्ट करने वाली लाइन को आपने बोल दिया टाई लाइन। टाई का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना।
गेट में सर 37 मार्क्स आया है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, दोबारा से प्रिपेयर करके 87 लाने हैं, और क्या करना है। 37 है मतलब क्वालिफाई तो तुम कर गए हो। बट अगर आपके पास टाइम, अब डिपेंड करता है आप थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हैं, और आपके टारगेट्स क्या हैं। आप हायर स्टडीज़ में जाना चाह रहे हैं, आईआईटीज़ में जाना चाह रहे हैं, एनआईटीज़ में जाना चाह रहे हैं, पीएसयूज़ में जाना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो आपको इस रैंक को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, आप मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, बोलो भाई। चलो ऑफसेट के बारे में बात कर लेते। याद है तुम्हें एक ट्री था, एक ट्री था, इस ट्री को लोकेट करने के लिए आपने क्या बोला था? सर हम एक काम करते हैं, सर हम एक काम करते हैं, सर हमने ये लेंथ x1 मेजर कर ली थी और ये एंगल 90 डिग्री मेजर कर लिया था। बोलो, बोलो भाई। हमने ये लेंथ x1 मेजर कर ली थी और हमने ये एंगल 90 डिग्री मेजर कर लिया था। देखो नो डाउट x1 तो जो आपने मेजर की होगी ना, वो बेटा चैन और टेप की हेल्प से मेजर की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। x1 जो आपने मेजर की होगी वो चैन और टेप की हेल्प से मेजर की होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये हमारी डायरेक्शन ऑफ सर्वे है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या मैं इस डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल सकता हूं, जिसके अलोंग हम लोग मूव कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ? यस और नो? अलोंग द लेंथ, यस और नो? अरे आता है, क्वालिफाई करोगे तो रैंक आता है। अगर आपका कट ऑफ से ज्यादा नंबर आएगा तो रैंक भी दिखाता है। बिल्कुल रैंक आता है, क्यों नहीं आता है? हम्म? अगर आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा होंगे तो आपको रैंक दिखेगी, और तभी आपका स्कोर कार्ड आएगा। यस। तो इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे थे, तो इसको मैंने बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसको मैंने बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। बेटा अगर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है मेरे लाल, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये जो मैंने दो लाइनें बना दी हैं, ये कौन सी, जिनका जहां पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, जहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? अरे मेरे लाल, क्या मैं बोल सकता हूं दीज आर द लेटरल डायरेक्शन और दीज आर द लेटरल मेजरमेंट? बोलो, दीज आर द लेटरल मेजरमेंट। कैन आई से लाइक दिस? टेल मी, क्या ऐसा बोला जाना ठीक होगा कि ये लेटरल मेजरमेंट है? बोलो, टेल मी, दीज आर द लेटरल मेजरमेंट, यस और नो? बोलो बेटा, दीज आर द लेटरल मेजरमेंट, यस और नो? भैया ऑफसेट कुछ और नहीं होते हैं, ऑफसेट आर द लेटरल मेजरमेंट। ऑफसेट्स आर द लेटरल मेजरमेंट्स, दैट्स इट। ऑफसेट आर द लेटरल मेजरमेंट्स। दो तरीके के ऑफसेट होते हैं, दो तरीके के ऑफसेट होते हैं। एक जनरली अगर टर्म यूज किया जा रहा ऑफसेट, इसका मतलब दैट इज द परफेक्ट लेटरल मेजरमेंट, और वहां पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दैट इज द परफेक्ट लेटरल मेजरमेंट एंड एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्टली 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, इफ दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, तो इसके लिए बेटा हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि सर एक ट्री यहां पर और था, चलो किसी भी वजह से मैं ये वाला ऑफसेट नहीं ले सकता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से इसका ऑफसेट ले लिया।
क्या यहां पर एंगल 90 डिग्री है? नो। क्या यहां पर एंगल 90 डिग्री है? आंसर विल बी नो। इसलिए आपने बोला सर है तो ये भी लेटरल मेजरमेंट। ट्रांसफर्स विल बी इन थर्ड प्लेन, थर्ड डायरेक्शन। ट्रांसफर विल बी इन द थर्ड डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड ट्रांसफर्स। तो अगर ये एंगल परफेक्ट 90 डिग्री नहीं, मतलब है तो ये भी लेटरल मेजरमेंट। अगर हमारी ये सर्वे लाइन है तो ये भी ग्रीन लाइन जो आप मेजर कर रहे हैं ये भी लेटरल मेजरमेंट है, बट ये लेटरल मेजरमेंट परफेक्ट 90 डिग्री पे नहीं है। इसके लिए मैंने यहां पर टर्म यूज कर लिया ऑब्लिक ऑफसेट। इसके लिए मैंने यहां पर टर्म यूज कर लिया ऑब्लिक ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होता है और टाइप ऑफ ऑफसेट क्या होते हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। ऑफसेट एंड टाइप ऑफ ऑफसेट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा। चलो लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि सर इस ऑफसेट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एंगल परफेक्ट 90 डिग्री है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोकेट कर रहे हैं वो परफेक्ट 90 डिग्री पे है? अभी बताता हूं। तो 90 डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए अभी आपने एक इंस्ट्रूमेंट की बात की थी जिसको आपने बोला था ऑप्टिकल स्क्वायर। लास्ट डिस्कशन है क्लास का बेटा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनना। अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट को जब आप खोल के देखेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। ये इंस्ट्रूमेंट आपको कुछ इस तरीके का एक डब्बा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर दो मिरर हम लोग प्लेस करते हैं। Here we are going to place the two mirrors at an angle of 45 degree. We will place the mirror at an angle of 45 degree. अब होता क्या है, जरा गेम समझना। जब आप यहां पर इस तरीके से देखते हैं, जब आप यहां पर इस तरीके से देखेंगे तो होगा क्या, इट विल समथिंग लाइक दिस। ये मिरर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ऑब्वियसली इस रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली यू विल एबल टू सी इन दिस डायरेक्शन। तो हुआ क्या, देख तो आप रहे थे, देख तो आप रहे थे यहां पर, बट यहां की डिटेल को आप लोकेट कर पा रहे हैं। ये कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ये कुछ वर्किंग कंडीशन होता है आपके ऑफसेट का। जितना भी ये एंगल होगा इन मिरर के बीच में, उसके डबल एंगल पे आप ऑब्जेक्ट को साइड कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो फॉर एग्जांपल ऐसा एक बॉक्स है, उसमें अंदर की कंस्ट्रक्शन डिटेल ऐसे कि मैं देख तो इस तरफ रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, बट मुझे तुम भी दिख रहे हो, कैमरा भी दिख रहा है इन द लेटरल डायरेक्शन, क्योंकि दो मिरर मैंने प्लेस कर रखे अंदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहां पर मैंने लगाया रेंजिंग रॉड। जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं लोकेट करना चाह रहा था वहां पर मैंने लगाया रेंजिंग रॉड। तुम मुझे फील करके बताओ, अगर ये डब्बा यहां पर है तो क्या ये पेन अभी मुझे दिखेगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। मैं ऐसे देख रहा हूं, ये रेंजिंग रॉड है, ऑफसेट रॉड है, क्या ये रॉड इस पर्टिकुलर पॉइंट से विजिबल होगी? आंसर विल बी यस और नो। अबे नहीं दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट मुझे तभी दिखेगा जब एंगल परफेक्ट 90 डिग्री होगा और जब हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर यहां पर होगा कुछ इस तरीके से, तब मैं इसको साइड कर पाऊंगा। केवल 90 डिग्री पे ही दिखाएगा तुम्हें ये। इसीलिए बोला था आपने कि 90 डिग्री एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास चैन सर्वेइंग में ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर होता है। तो ये मैंने आपको वर्किंग बताई ऑप्टिकल स्क्वायर की। प्रिज्म स्क्वायर का भी गेम यही होता है, बस वहां पर इन दो मिरर की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रिज्म यूज कर लेते हैं। प्रिज्म स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मिरर की जगह प्रिज्म यूज कर लेते हैं। अब एक सवाल यहां पर आपके एग्जाम में आता है
कि अगर मैं वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑप्टिकल स्क्वायर ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है। देखो दोनों से 90 डिग्री एंगल ही आप मेजर करना चाहते हैं। फ्रॉम बोथ द इंस्ट्रूमेंट वी वांट टू मेजर द 90 डिग्री एंगल, बट आप मुझे ये बताइए फ्रॉम वर्किंग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिज्म स्क्वायर ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है या ऑप्टिकल स्क्वायर ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है? विच वन इज गोइंग टू बी द बेटर इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर? टेल मी, which one is going to be the better instrument, prism square or optical square? बोलो। चलो आंसर तो मैंने दे दिया, मैंने आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया कि प्रिज्म स्क्वायर ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल स्क्वायर। बताना है आपको रीजन ऐसा क्यों। वाई द प्रिज्म स्क्वायर, वाई द प्रिज्म स्क्वायर इज बेटर और सुपीरियर एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल स्क्वायर? बोलिए बेटा। वाई द प्रिज्म स्क्वायर इज सुपीरियर देन द ऑप्टिकल स्क्वायर? देखो होता क्या है, रीजन बताता हूं आपको। यहां पर आपने दो मिरर प्लेस किए हैं। अब यार तुम इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज कर रहे हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग साइड पे ले जा रहे हो सकता है कि इनके जो मिरर हैं, इनके जो एंगल है, इनके बीच का एंगल वो किसी भी वजह से चेंज हो जाए। मान लो ये एंगल 44 डिग्री हो गया, तो फिर ये आपको 88 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट दिखाने लगेगा। तो फिर ये एंगल अब 90 नहीं रहेगा। अगर ये एंगल परफेक्ट 45 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री पे आप ऑब्जेक्ट को लोकेट कर पाएंगे। तो ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से बेटा अगर ये एंगल चेंज हो गया, इनकी पोजीशन चेंज हो गई मिरर की, तो हो सकता है जिस एंगल को आप 90 डिग्री समझ रहे हैं वो एक्चुअल में एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ और है। और ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द केस ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। इन मिरर की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है बार बार इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग की वजह से। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? लेकिन जब हम इनकी जगह पे प्रिज्म यूज करते हैं तो प्रिज्म के सरफेस के बीच का जो एंगल है वो कितनी बार भी आप उसको यूज करो उस एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रिज्म की सरफेसेस के बीच के एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल स्क्वायर, एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल स्क्वायर। बात समझ में आ गई सभी को? बोलो भाई। तो वाई द प्रिज्म स्क्वायर इज सुपीरियर देन द ऑप्टिकल स्क्वायर, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? तो जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। तो दीज आर द 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट, और यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं, यहां पर हम लोग प्लेस करेंगे ऑफसेट रॉड को। हेयर वी विल प्लेस द ऑफसेट रॉड। जैसे ही ऑफसेट रॉड विजिबल हो जाएगी उसी पॉइंट पे, उसी कंडीशन पे हम इन पॉइंट पी क्यू जो भी पॉइंट थे आपके आर, इनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि यहां पर एंगल जो है वो परफेक्ट 90 डिग्री है। एक लीनियर मेजरमेंट किया आपने, एक एंगुलर मेजरमेंट किया, और लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से हमने प्रॉपरली क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इस पॉइंट को T1 को। तो बेटा ये थी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हम लोग यूज करने वाले हैं चेन सर्वे में। मैंने पूरा आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट की फील्ड में किस तरीके से काम होता है इसको भी मैं आपको समझा पाऊं। एक बेसिक कंडीशन समझ लो ट्रायंगुलेशन का, जब आप पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलेशन। पूरे ट्रायंगुलेशन में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब कभी भी आप पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल का कोई भी एंगल, सबसे आइडियल केस क्या है, तीनों एंगल 60 डिग्री क्यों? यस और नो? तो नो एंगल ऑफ द ट्रायंगल, नो इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री।
जब कभी भी आप पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई ऐसा ट्रायंगल ना फॉर्म हो जाए जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम हो या 120 डिग्री से ज्यादा हो। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम है या 120 डिग्री से ज्यादा है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इल कंडीशनड ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलने वाले हैं इल कंडीशनड ट्रायंगल। और अगर सभी एंगल्स 30 से 120 डिग्री की रेंज में हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। और अगर सभी एंगल 60 डिग्री हैं तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं आइडियल ट्रायंगल। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू द ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो अब जब आपने पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हर ट्रायंगल्स के साइड्स को और एंगल्स को मेजर करके हम पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं इन दिस वे। आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड in the today's class related to the chain surveying is clear to everyone? Is clear to everyone, yes or no? तो ये भाई था बेसिक था तुम्हारा चैन सर्वेइंग का। अब चैन सर्वेइंग में हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा होने वाला करेक्शन, करेक्शन इन टेप सर्वेइंग, चैन और टेप सर्वेइंग। और दूसरा कंसेप्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो होगा लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर। और इसके बाद हम लोग फिर अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द कंपास सर्वेइंग। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग कंप्लीट हो गया और आफ्टर द डिस्कशन नाउ यू आर इन द पोजीशन यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम related to the fundamental of surveying, whether it may be your GATE exam, whether it may be your ESC exam, GATE, ESC, स्टेट, AE, JEE, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए फंडामेंटल की। और बहुत हद तक हम लोग एट द एंड डिस्कशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रिलेटेड टू द लीनियर मेजरमेंट ऑल्सो, तो जिसको भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो सभी लोग DPP को प्रैक्टिस करेंगे, इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोगों ने कुछ बेसिक्स ऑफ चैन और टेप सर्वेइंग की बात की है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर का अभी पेंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लीनियर मेजरमेंट का, स्पेशली फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज रिलेटेड टू द एरर्स एंड करेक्शन। वो टॉपिक है आपका एरर्स एंड करेक्शन से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे कल की क्लास में। तो टुमारो देयर विल बी द क्लास एट 7 PM। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। और क्लास ज्वाइन करने के पहले कोशिश करिए आपने सभी प्रीवियस क्लासेस को फॉलो कर रखा है और सभी कंसेप्ट्स को प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज कर रखा है। उससे रिलेटेड DPP आपने सॉल्व कर रखे हैं और उससे रिलेटेड आपने PYQ प्रैक्टिस कर रखे। बहुत बढ़िया। 55.67 कितनी रैंक आई बेटा? 1200-1500 रैंक आ गई इस बार, सुना है इतने नंबरों में। जाकिर रैंक कितनी है? रैंक 55.67 में रैंक कितनी है? तो बैच के जो भी नोटिफिकेशन है, बैच के जो भी अपडेट है, उसमें आपको एक फॉर्म दिया गया है आज। उस फॉर्म में आप अपने गेट के रिजल्ट्स को शेयर कर सकते हैं और आगे की जो गाइडेंस है, अब इस मार्क्स में क्या बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, व्हाट शुड बी द अप्रोच, उन सभी चीज़ों के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग उस सीट में जिनके जो भी रिजल्ट्स आए हैं जरूर शेयर करिए। आपके ऐप पर वो लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, गूगल सीट है, उसमें सभी लोग अपने डिटेल को फिल कर दीजिए। ठीक है, तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन जिनके भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी भी वजह से किसी को कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं, जो भी रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, साथ है, दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे और पहले से बेहतर पढ़ेंगे और पहले से अच्छे रैंक लाएंगे, तो तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, तो मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।